बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है अबाउट एमसीक्यूज़ है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आपके केमिस्ट्री के पेपर में 12 मार्क्स के एमसीक्यूज़ आते हैं और हर चैप्टर के एंड में एक एक्सरसाइज दी गई है, मोस्टली उसमें से आते हैं। इसके अलावा भी चैप्टर के अंदर से भी आते हैं। तो आज हम चैप्टर नंबर 4 के देखेंगे। आपकी जो एक्सरसाइज की जो दी गई है बुक में, उसमें जो एमसीक्यूज़ दिए गए हैं उनके आंसर्स को देखें। देखिए, एमसीक्यूज़ सिर्फ ये नहीं है कि आप उसको तुक्का लगाएं और टिक करें और आगे चलें। अगर आपको एमसीक्यूज़ जो है बेसिकली वो आपने जो पीछे टॉपिक पढ़ रखे होते हैं उसके बारे में आपके नॉलेज को, अंडरस्टैंडिंग को चेक किया जाता है कि जो 3 जवाब हैं वो क्यों नहीं हैं और एक जो है जो एक्यूरेट है वो क्यों है। अगर आपने ए को टिक कर दिया, बी सी डी को आपने टिक नहीं किया, तो आपके पास रीज़न होनी चाहिए कि बी सी डी क्यों नहीं है इसका आंसर और ए क्यों है। तो इसको ज़रा इस अंदाज से देखकर हमने इसको करना है। ये हमारे पास 9th केमिस्ट्री है जी। 9th केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर जो है 4 है, चैप्टर नंबर 4 है जी। और टॉपिक हमारा क्या हो गया जी? एमसीक्यूज़। पहला क्वेश्चन है जी, एटम्स रिएक्ट विद ईच अदर। हमने इस चौथे चैप्टर में पढ़ा था कि जी एटम जो है आपस में क्यों रिएक्ट करते हैं, उसकी क्या रीज़न क्या है, किस वजह से जो है एटम्स आपस में रिएक्ट करते हैं। अब उसने 4 रीज़न बताई हैं कि दे आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर, कि क्या वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं इसलिए वो बॉन्ड बनाते हैं। अच्छा जी, इसलिए आपस में रिएक्ट करते हैं। दूसरी रीज़न, दे आर शॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, उनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, क्या इसलिए वो जो है एटम रिएक्ट करते हैं। तीसरा, दे वांट टू अटेन स्टेबिलिटी, वो कोई मजबूती हासिल करना चाहते हैं, स्टेबल होना चाहते हैं, कोई नोबल गैस जैसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन गेन करना चाहते हैं। या दे वांट टू डिस्पर्स, वो एक दूसरे से दूर दूर होना चाहते हैं। तो कौन सी रीज़न हो सकती है? अब हमने पढ़ा था जब बॉन्डिंग वाले चैप्टर में कि दुनिया में हर एलिमेंट जो है, हर एटम जो है वो कोशिश करता है कि मैं स्टेबलाइज हो जाऊं। और स्टेबलाइज कैसे हो जाऊं? मेरी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन की जो तरतीब है वो नोबल गैसेस जैसी हो जाए। नोबल गैसेस कौन सी हैं जी? हमारा लास्ट वाला ग्रुप जो है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, इन सब के सिवाय हीलियम के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? 8। तो दुनिया के हर एटम की कोशिश है कि मेरी जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है नोबल गैसेस जैसी हो जाए। और क्यों नोबल गैसेस वाली क्यों हो जाए? जब नोबल गैस 8 इलेक्ट्रॉन किसी के आखिरी शेल में होते हैं तो वो ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। फिर उसको ना किसी को इलेक्ट्रॉन देने की जरूरत रहती है, ना किसी से लेने की रहती है, उसका किसी के साथ ताल्लुक ही नहीं रहता, वो दुनियादारी से दूर हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह अब यहाँ पर बाकी जो है दे आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर। जरूरी तो नहीं है कि हर एटम एक दूसरे को अट्रैक्ट करता हो, कोई नहीं भी करते, लिहाजा ये इसका आंसर नहीं है। दे आर शॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, शॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन तो बहुत सारे हैं, ये एक रीजन हो सकती है, लेकिन इससे स्ट्रॉन्ग रीजन भी हमारे पास है। कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन शॉर्ट है लेकिन दूसरों के साथ रिएक्ट नहीं करते, उनकी रिएक्टिविटी कम होती है, तो लिहाजा ये भी नहीं है। दे वांट टू अटेन स्टेबिलिटी, ये वाली जो है एक्यूरेट आंसर, वो स्टेबिलिटी हासिल करना चाहते हैं। स्टेबिलिटी का लफ्ज जब भी आएगा इससे मतलब ये होगा कि अपने वैलेंस शेल में वो ऑक्टेट चाहते हैं कि उनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो ये जो सी पार्ट है, दिस इज अ ट्रू आंसर, हम इसको टिक कर देंगे। और दे वांट टू डिस्पर्स, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर? इस पहले एमसीक्यू में कोई बात समझ आ गई हो? आ चुकी है जी। दूसरा है जी, एटम्स हैव 6 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल। एक एटम जो है उसके आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, विल अचीव द नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, वो नोबल गैस बनना चाहता है, यानी नोबल गैसेस जैसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन चाहता है। 6 उसके अपने इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, तो कहता है जी बाय किस तरह, क्या 4 ऑप्शन हो सकती हैं कि वो एक एटम है, उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी हैं अपने। कितने इलेक्ट्रॉन है जी? अब वो कहते हैं जी वो क्या करेगा कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 और चाहिए, तो टोटल कितने हो जाएंगे जी? 8। हम देखते हैं जी। और ये वैलेंस शेल की बात कर रहा है, आखिरी शेल में। देखें मिसाल के तौर पर हमारे पास एक एटम है, ये उसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी हैं, इसकी बात नहीं कर रहा। वैलेंस शेल, वैलेंस शेल क्या होता है? सबसे आखिरी वाला शेल। अब इसके अंदर जो है वो कहता है 6 इलेक्ट्रॉन है, हम कहते हैं जी 1 2 3 4 5 6। अब इसकी जो है
आखिरी शेल की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है नोबल गैसेस जैसी होनी चाहिए, यानी इसमें 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 6 ऑलरेडी हैं और कितने चाहिए इसमें 2 और चाहिए। आइए देखते हैं जी ऑप्शन। कहते हैं जी क्या उसको गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, नो रॉन्ग, उसको तो 2 चाहिए। लूजिंग ऑल इलेक्ट्रॉन, क्या वो अपने सारे इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, 6 के 6 किसी को दे दे, नो ऐसा भी नहीं है। अच्छा जी लास्ट ऑप्शन देखिए डी, लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, नहीं भाई वो तो खुद 2 मांग रहा है, उसने तो ऑक्टेट कंप्लीट करना है, 6 हैं 2 चाहिए, ये ऑप्शन भी रॉन्ग है। सी है जी गेनिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन हासिल करने की कोशिश करेगा। देखिए जब इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे अब ये इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, अब इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है नोबल गैस जैसी होगी, नियॉन जैसी होगी, तो लिहाजा कौन सी ऑप्शन दुरुस्त है जी, सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। अब पता चला कि सी करेक्ट क्यों है और ए डी बी और सी जो है डी जो है वो रॉन्ग क्यों है, कि वो राइट ऑप्शन जो है गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन। तीसरा सवाल है जी विच एटम विद गिवन एटॉमिक नंबर विल बी द मोस्ट स्टेबल वन। तो इनमें से एक एटम है उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, एक के पास 8 है, एक के पास टोटल 10 है, वैलेंस शेल की बात नहीं हो रही, टोटल की बात हो रही, और एक के पास जो है 12 इलेक्ट्रॉन है। कहता है जी बताएं, एटॉमिक नंबर का मतलब है कि उसके पास इतने प्रोटॉन हैं, और जिसके पास जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। तो वो कहता है जी इनमें से जो सबसे ज्यादा स्टेबल है वो कौन से एटॉमिक नंबर वाला है, 6 वाला, 8 वाला, 10 वाला या 12 वाला? 10 वाला। कैसे हम देखते हैं जी, मिसाल के तौर पर हमारे पास ये एक एटम है, ये उसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए जी पहले शेल में, दूसरे में 1 2 3 4 5 6 7 8। अब सारे गिन के देखते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और जब ये 10 टोटल हो गए और वैलेंस शेल में कितने हो गए, 8 हो गए, इसका मतलब है इसने नोबल गैसेस जैसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन गेन कर ली है, बिल्कुल नियॉन जैसी होगी, लिहाजा ये क्या होगा, मोस्ट स्टेबल होगा। क्या होगा, ये सी वाला जो है हमारा ऑप्शन जो है ये दुरुस्त होगा, बाकी 6 भी नहीं हो सकता, ये भी रॉन्ग। अच्छा अक्सर बच्चे यहां कंफ्यूज हो जाते हैं, वो समझते हैं उनके जहन में ऑक्टेट वाला कॉन्सेप्ट होता है, 8 वाला होता है, 8 वाले को टिक कर आते, उसने वैलेंस शेल के नहीं पूछे, अगर वो वैलेंस शेल में 8 पूछे तो यही आंसर होना था, उसने तो वैसे एटॉमिक नंबर पूछा है। एटॉमिक नंबर का मतलब है इतने प्रोटॉन है, इतने प्रोटॉन है, इतने इलेक्ट्रॉन है, और टोटल अगर पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, टोटल मिलके कितने हो जाते हैं जी 10। ये देखिए 2 + 8 = 10, इसका मतलब 10 एटॉमिक नंबर वाला जो है मोस्ट स्टेबल होगा। मोस्ट स्टेबल क्यों होगा, नोबल गैसेस जैसी उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी। फोर्थ क्वेश्चन है जी ऑक्टेट रूल इज, इसके लिए आपको ऑक्टेट वाले रूल की डेफिनेशन आनी चाहिए। क्या पढ़ी थी हमने डेफिनेशन, द अटेनिंग ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन किस में, इन द वैलेंस शेल ऑफ एटम इज कॉल्ड ऑक्टेट रूल। अब देखते हैं जी डिस्क्रिप्शन ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन, कहता है 8 इलेक्ट्रॉन्स की कोई डिस्क्रिप्शन, उसकी कोई वजाहत वगैरह ये होगी, नो ये तो हमने पढ़ा नहीं था, हमने कहा था अटेनिंग ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन। अच्छा जी पिक्चर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, नो ऐसी भी कोई बात नहीं हमने पढ़ी कि भी जो ऑक्टेट रूल होता है जी वो किसी की पिक्चर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है, नथिंग रॉन्ग। अच्छा जी पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ये भी नहीं पढ़ा था कि जी ऑक्टेट का मतलब है कि जी इलेक्ट्रॉन की खास तरतीब है, नहीं। चौथी ऑप्शन बच गई अटेनिंग ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स, अटेनिंग ऑफ, दिस इज द राइट आंसर, और यही डेफिनेशन थी, द अटेनिंग ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल इज कॉल्ड ऑक्टेट रूल। तो बेटा हम इसको डी को टिक करेंगे, ये हमारा राइट आंसर है। क्लियर, किसी बच्चे को कंफ्यूजन यहां कोई, नो। अगर बेटा कोई आपका सवाल है, मतलब जहां तक जो हमने एमसीक्यूज किए हैं, अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई, कोई पॉइंट कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, तो प्लीज आस्क अ क्वेश्चन, प्लीज आस्क अ क्वेश्चन, इट्स ओके जी। नेक्स्ट है जी हमारे पास 5वां जी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन एटम्स रिजल्ट्स इन। अब ये बॉन्ड की फॉर्मेशन वाला आ गया, हमने 4 टाइप्स के बॉन्ड पढ़े थे, एक पहले उनकी जरा सुन लें बेसिक कंसेप्ट, क्योंकि आगे भी आने। आयनिक बॉन्ड था कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला, फिर आ गया कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड में था म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिर तीसरे नंबर पे आया कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, उसमें था कि कोई एक एटम दूसरे को पूरा एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, डोनर और एक्सेप्टर का उसमें कॉन्सेप्ट था। चौथा हमने पढ़ा था मेटालिक बॉन्ड, वो था ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, किस वजह से था। अब हम देखते हैं कि जी वो कहता है जी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन एटम
के नतीजे में क्या बनता था? आयनिक बॉन्ड बनता था। अब इसने पहली ऑप्शन दी है मेटालिक, नहीं, क्यों? ये तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बनता है। आयनिक बॉन्ड, ये बिल्कुल दुरुस्त है, इसको हम टिक कर देते हैं जी। लेकिन अगले पे भी हम जाएंगे कि वो क्यों नहीं है। कोवेलेंट बॉन्ड, ये तो म्यूचुअल शेयरिंग से इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होता था, ये भी रॉन्ग है। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, ये तो पूरा एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करना पड़ता था, ये भी रॉन्ग है। तो यहां पर आयनिक बॉन्डिंग जो है वो दुरुस्त आंसर है। नेक्स्ट है जी, व्हेन एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कंबाइन विद इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, जब कोई एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के साथ मिलता है तो क्या जी, कौन सी टाइप की बॉन्डिंग होगी जी? अदील खड़े हो जाओ जरा। हैव यू एनी आइडिया अबाउट इट? अब बिल्कुल नहीं पता। जब मैं पढ़ा रहा था ये दूसरे के साथ कोई डिस्कशन में बिजी था। बेटा तू उससे जो पूछ रहा मुझसे पूछ ले, मैं यहाँ किस लिए मौजूद हूँ। प्लीज मेरी आपसे ये गुजारिश है, मुतवज्जो होकर बैठे अगर आप कुछ गेन करना चाहते हैं। हैव अ सीट प्लीज। अच्छा जी, अब इससे पहले जो है आपको इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रोपॉजिटिव के कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए। इलेक्ट्रोपॉजिटिव वो एलिमेंट होते हैं जो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करने की सलाहियत रखते हैं। जैसे सोडियम होता है, इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये लूज कर देता है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, हम कहते हैं ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। ये कौन सा है जी? इलेक्ट्रो। इसी तरह क्लोरीन है, इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है, लेकिन इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाता है जी? नेगेटिव आ जाता है। हम इसको कहते हैं ये इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया। क्लोरीन क्या है जी? इलेक्ट्रोनेगेटिव। सोडियम क्या? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। कहता है जब ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव और इलेक्ट्रो नेगेटिव आपस में मिलते हैं तो किस टाइप की बॉन्डिंग बनेगी? आपको पता है NaCl जो है, जब ये सोडियम आयन और क्लोराइड आयन आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है जी? NaCl। NaCl में कौन सा बॉन्ड होता है? आयनिक बॉन्ड, वो जो कंप्लीट ट्रांसफर से हुआ। अब जहां इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है वो नजर आ रहा है, ये इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया, इसने गेन किया, ये यहां से कंप्लीट ट्रांसफर हो गया इलेक्ट्रॉन यहां पे, तो वो क्या हुआ? आयनिक वाला। अब हम देखते हैं जी, कोवेलेंट बॉन्ड है जिसका आंसर नो, रॉन्ग। आयनिक यस, क्योंकि कंप्लीट ट्रांसफर से यही होता है। पोलर नो, और ये क्या जी? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट नो। सातवां जी, बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू नॉन मेटल इज एक्सपेक्टेड टू। दो नॉन मेटल्स के दरमियान में जो बॉन्ड बनेगा, पहले तो ये पता होना चाहिए कि मेटल्स और नॉन मेटल में क्या फ़र्क है। मेटल वो होते हैं जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर होते हैं, जैसे सोना है, लोहा है, चांदी है, सोडियम है। और जो नॉन मेटल होते हैं, जो मेटल्स ना हो वैसे वो इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर होते हैं। जैसे क्लोरीन है, ऑक्सीजन गैस है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्लोरीन गैस है, क्या है जी? ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसके अलावा ऑक्सीजन जो है या क्लोरीन गैस है या फ्लोरीन गैस है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के साथ साथ नॉन मेटेलिक भी हैं। नॉन मेटेलिक हैं, कार्बन है यानी मेटल नहीं है, हाइड्रोजन मेटल नहीं है, ऑक्सीजन मेटल नहीं है। तो उसने कहा जी दो नॉन मेटल के दरमियान में जो बने, हमने देखा था मिसाल के तौर पर ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन ये दोनों नॉन मेटल हैं, इनके दरमियान में जो बना, या ये जो H है ये Cl है, इसके दरमियान में बना, ये भी नॉन मेटल है, ये भी नॉन मेटल, ये भी नॉन मेटल। ये कौन सी बॉन्डिंग नजर आ रही है? ये सिंगल कोलन बॉन्ड है, ये डबल कोलन बॉन्ड है। इस तरह हमारे पास थी ये ट्रिपल कोलन बॉन्ड। तो बॉन्डिंग जो है वो कौन सी होती है? दो नॉन मेटल्स के दरमियान में कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। हम टाइप्स पे नहीं जा रहे, सिर्फ बॉन्डिंग बतानी है। तो कहते हैं जी, सवाल दोबारा देखें, बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू नॉन मेटल, दो नॉन मेटल के दरमियान में जो बॉन्ड बनेगा, एक्सपेक्टेड टू बी, मुतवक्के है, कौन सा हो सकता है? नंबर 1 कोवेलेंट, यस यही तो करेक्ट आंसर है। आयनिक नहीं, ये तो एक मेटल और नॉन मेटल में होता है। ये मेटल और ये सोडियम मेटल थी, क्लोरीन नॉन मेटल थी, उसके दरमियान था। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, ये तो कंप्लीट वो जो डोनेशन एंड एक्सेप्टेंस की वजह से होता है। मेटालिक फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, ये भी नहीं है। लास्ट है जी 8वां, अ बॉन्ड पेयर ऑफ कोवेलेंट मॉलिक्यूल यूजुअली हैज, एक जो बॉन्ड पेयर होता है, कहता है आमतौर पर उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? मिसाल के तौर पर हमारे पास ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन का एक बॉन्ड है, ये क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन का आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये 8। अब ये एक क्लोरीन का, ये हाइड्रोजन, ये एक बॉन्ड पेयर है, इन दोनों के दरमियान में क्या है जी? बॉन्ड पेयर। गिन के देखें जरा, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? इस बॉन्ड पेयर में 2। यही सवाल पूछा गया था, एक बॉन्ड पेयर जो है कोवेलेंट मॉलिक्यूल का यूजुअली हैज कितने? 1 इलेक्ट्रॉन होता है उसमें, नो।
2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यस। अच्छा बाकी भी रॉन्ग हो जाएंगे। 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, नो। 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, नो। क्लियर कि एक जो बॉन्ड, जैसे नाम से जाहिर है, पेयर का मतलब होता है 2, और बॉन्ड जो जिन्होंने बॉन्ड बनाने में हिस्सा लिया, तो एक बॉन्ड पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन, जैसे आपके जूतों का एक जोड़ा होता है, आप जूतों का एक जोड़ा है ना, उसमें कितने वो होंगे, 2 ही होंगे ना। नेक्स्ट है जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट डायरेक्शनल इन इट्स बॉन्डिंग। याद रखिएगा आपकी इस बुक में डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल का कॉन्सेप्ट नहीं दिया गया। आप जब एफएससी में जाएंगे वहां पढ़ेंगे। सादा सी बात याद रख लें कि जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं, जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं, जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से होते हैं, वो डायरेक्शनल होते हैं। वो क्या होते हैं, जब वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं तो उसके लिए डायरेक्शन का होना जरूरी है, उनकी ओरिएंटेशन का होना जरूरी है। तो कोवलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल होते हैं। अच्छा जो आयनिक बॉन्ड होते हैं, ये चूंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से बनते हैं, इसमें इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, तो ये नॉन डायरेक्शनल होते हैं। ये क्या होते हैं, अब यहां पर जो है CH4 कोवलेंट कंपाउंड है, इसका मतलब ये डायरेक्शनल है, ये हमारा आंसर नहीं है। अच्छा जी, कार्बन डाइऑक्साइड कोवलेंट कंपाउंड है, ये इसका मतलब डायरेक्शनल है, ये हमारा आंसर नहीं है। H2O इसके अंदर कोवलेंट बॉन्ड बनता है, ये हमारा जो है डायरेक्शनल होता है, ये हमारा जवाब नहीं है। जवाब सवाल क्या था, नॉट डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल। KBr पोटेशियम ब्रोमाइड, ये आयनिक है, ये आयनिक कंपाउंड है। कौन सा है जी, आयनिक कंपाउंड। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से बनता है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बनता है, लिहाजा ये क्या है जी, आपका डायरेक्शनल है। तो आपसे कोई पूछ ले कि जी डायरेक्शनल क्यों है, डायरेक्शनल क्यों नहीं है, क्योंकि आयनिक बॉन्ड। डायरेक्शनल कौन से होते हैं, कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं। 10वां जी, आपने हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले टॉपिक में पढ़ा था, आइस फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। आपने घरों में भी देखा होगा, हम पानी का गिलास, ये जग में पानी डालते हैं, उसके ऊपर बर्फ डालते हैं, हालांकि बर्फ देखने में सॉलिड नजर आ रही है, वो उसके ऊपर तैरती है। क्या वजह है, एक तो उसकी रीजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमने वहां डिटेल से पढ़ी थी, लेकिन यहाँ उसको थोड़ा सा लाइट पूछा गया है। पहली रीजन है जी, आइस इज डेंसर देन वाटर। डेंसर का मतलब यहां आप भारी के मीनिंग में ले लें। कहता है क्या बर्फ भारी होती है पानी से इसलिए ऊपर तैरती है। हमने तो पढ़ा था कि अमूमन ऐसा होता है कि जब कोई 2 चीजें हों जिनमें से जो हल्की है वो नीचे चली जाएगी, जो भारी है सॉरी, जो डेंसर है वो नीचे, जो हल्की है वो ऊपर तैरने लग जाएगी। तो इसका मतलब है, इसने कहा जी पानी, बर्फ जो है पानी से भारी है इसलिए वो उसके ऊपर तैरती है। नहीं भाई, ये तो इलॉजिकल है, ये तो गलत है। अच्छा जी, आइस इज क्रिस्टलाइन इन नेचर, वो क्रिस्टलाइन वजह है, वो क्रिस्टल फॉर्म में होती है, ये वजह है। नो, ये भी हमने नहीं पढ़ा। फिर क्या जी, वाटर इज डेंसर देन आइस। यहां दिल टिकता है कि पानी भारी है वो नीचे चला जाता है, बर्फ हल्की है ऊपर आ जाती है, तो वाटर इज डेंसर देन आइस, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा, एक और दी गई थी रीजन, वाटर मॉलिक्यूल्स मूव रैंडमली। वाटर के जो मॉलिक्यूल है वो रैंडमली मूव करते, क्या इस वजह से बर्फ ऊपर तैरती? नहीं भाई, इसका तो उसके साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है, ये भी रॉन्ग। 11वां सवाल है जी, कोवलेंट बॉन्ड से रिलेटेड है। कोवलेंट बॉन्ड इन्वॉल्व्स, कोवलेंट बॉन्ड में क्या होती है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने पढ़ी थी। यहां देखते हैं जी डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कहते हैं इलेक्ट्रॉन की डोनेशन, इलेक्ट्रॉन की डोनेशन तो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में होती है, लिहाजा ये रॉन्ग ऑप्शन है जी। एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी वहां होती है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में होती है, ये भी रॉन्ग। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, म्यूचुअल शेयरिंग होती है, जैसे मिसाल के तौर पर जो है ये हमारे पास H था, एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया, एक क्लोरीन ने दिया, इन्होंने आपस में म्यूचुअल शेयरिंग करके एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना लिया, दैट इज कोवलेंट बॉन्ड। तो ये क्या होती है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। इसका करेक्ट आंसर ये वाला है। अच्छा, डी ऑप्शन दिया, रिपल्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिपल्शन कहते हैं एक दूसरे से दूर होने की ताकत, क्या उनमें जो है कोवलेंट में दूर होने की ताकत होती? नहीं, ऐसा नहीं होता, रिपल्शन का कोई असर वाला नहीं है, लिहाजा ये भी रॉन्ग ऑप्शन। 12वां है जी, हाउ मैनी कोवलेंट बॉन्ड डज C2H2 मॉलिक्यूल है। ये बड़ा कॉमन MCQ है, कई बार पेपर में आया है, यहाँ बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं। अमूमन क्या करते हैं, बच्चे देखते हैं जी C2H2 है जी, 2 बॉन्ड होंगे जी, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे जिसमें 2 बॉन्ड बने हुए होंगे, तो इसको डिटेल से समझ लें। पहली बात ये क्या है जी, ये इथाइन है, इसका नाम क्या है जी, इथाइन। क्या होती है जी, जब तक आप इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला नहीं लिखेंगे आपको इसकी बॉन्डिंग समझ नहीं आएगी। मैं आपको स्ट्रक्चरल फार्मूला लिख के देता हूँ, देखिए जी, इसका फार्मूला होता है कार्बन और कार्बन के दरमियान में ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होता है, 2 कार्बन हो गए,
एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बना होता है, एक इसके साथ बना होता है हाइड्रोजन। अब जरा इस शक्ल को देखते हुए देखें, उसने कहा जी हाउ मेनी कोवलेंट बॉन्ड, ये जो एक लाइन है ये एक कोवलेंट बॉन्ड को शो करती है। एक लाइन किसको शो करती है? अब वो लाइनें गिनने कितनी है जी, 1 2 3 4 5, तो कौन सा ऑप्शन होगा जी? तो आप 5 को टिक करेंगे। साथ अगर ये आप इसके स्ट्रक्चरल फार्मूला लिख लेंगे आपको बड़ा क्लियर समझ आएगा। जब तक आप स्ट्रक्चरल फार्मूला नहीं बनाएंगे आपको नहीं पता चलेगा इसमें कितने बॉन्ड। आमतौर पर बच्चे 2 देख के 2 टिक कर आते हैं, तो लिहाजा ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड इन्वॉल्व्स हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन। अच्छा इसमें भी थोड़ी सी कंफ्यूजन है। कहता है जो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हिस्सा लेते हैं। बच्चों का आमतौर पर यह ख्याल होता है, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ ट्रिपल का लिख देता हूँ जी, हमारे पास नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन है, इस तरह ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनता है ना, तो बच्चे कहते हैं जी 3। ओ भाई 3 तो बॉन्ड पेयर हैं, 3 के हैं इसमें, और एक बॉन्ड पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 6। सही आंसर क्या है? अगर ना समझ आए तो उसको इस तरह लिख लें, ये नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन, इसके इलेक्ट्रॉन्स को हम डॉट से शो कर देते हैं, इसके क्रॉस से शो कर देते हैं। आप काउंट कर लें 1 2 3 4 5 6। हाँ जी, तो कहता है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड इन्वॉल्व हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, ये 6 वाली ऑप्शन दुरुस्त है जी। ये बी को टिक करेंगे। 8 वाली भी रॉन्ग है, 4 वाली भी रॉन्ग है, ओनली 3 वाली भी रॉन्ग। आमतौर पर बच्चे ये 3 वाली को टिक कर आते हैं, उनके ज़हन में वो ट्रिपल यानी 3 लाइनों वाला कॉन्सेप्ट होता है, वो तो बॉन्ड पेयर है भाई। हाँ अगर वो पूछ ले कि ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड के अंदर कितने बॉन्ड पेयर होते हैं, देन योर आंसर विल बी द थ्योरी। 14 है जी, विच पेयर ऑफ मॉलिक्यूल हैव द सेम टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। कहता है ये दो आपको जोड़े दिए गए हैं, इनमें बताएं सेम टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग किस में है। क्या ऑक्सीजन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड में है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में है, ऑक्सीजन और इथेन है। ये वो C2H2 इथाइन होती है, या एस्टिलीन भी कहते हैं उसको। C2H4 जो है इथेन होती है, इस पर डबल कोवलेंट बॉन्ड होता है। ऑक्सीजन एंड इथाइन किस किस में होगा? आप तीनों के बॉन्ड बना के चेक कर लें, पता चल जाएगा जी। कैसे? ऑक्सीजन में ये देखिए डबल कोवलेंट बॉन्ड होता है, दूसरा इसके साथ पेयर कौन सा जी? HCl। अब उसने कहा था जी सेम टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग, सेम टाइप। अब देखिए पहले मैं एक ही बात कर रहा हूं, ऑक्सीजन में डबल कोवलेंट बॉन्ड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में ये हो सकता है सेम? नो, लिहाजा ये रॉन्ग हो गया। दूसरी ऑप्शन थी ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, हम दोबारा यहां बना के देख लेते हैं जी। ऑक्सीजन और ये नाइट्रोजन, ऑक्सीजन में डबल कोवलेंट बॉन्ड, नाइट्रोजन में ये सेम हो सकता है? नो। अच्छा जी, अब आ जाए जी इस पे, डी पे भी चलो इसको भी साथ करते जाएं। ऑक्सीजन है उसमें डबल कोवलेंट बॉन्ड है, ये C2H2 का भी मैं दोबारा लिख देता हूं, C2 ये H2। हाँ जी, इसमें ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड आ रहा है और ऑक्सीजन में डबल आ रहा है, क्या ये सेम है? नो, ये भी सेम नहीं है, तो इसको भी रॉन्ग कर दें। अब बची है जी ऑक्सीजन एंड C2H4। अब जब 3 गलत हो गए लाजमी बात है चौथा आंसर होगा, लेकिन चौथा कैसे है हमने ये देखना है। ये है जी ऑक्सीजन, मैं ऑक्सीजन का जान देखता, ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड आ गया। ये C2H4 इथेन, इसका फार्मूला होता है C। इसका भी जब तक आप फार्मूला नहीं लिखेंगे ना, स्ट्रक्चरल फार्मूला, आपको सही समझ नहीं आएगी। ये देखें, ये है जी इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब देखें ऑक्सीजन ऑक्सीजन के दरमियान में क्या है जी, इस कार्बन और कार्बन के दरमियान में क्या है, तो दोनों में सेम टाइप ऑफ बॉन्डिंग आ गई, तो ये आपका करेक्ट आंसर है कि ऑक्सीजन एंड इथेन। इसको क्या पढ़ते हैं? इथेन। नेक्स्ट है जी 15वां, आइडेंटिफाई कंपाउंड विच इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर। वो वाला कंपाउंड आइडेंटिफाई करें, उसकी शिनाख्त करें जो पानी में हल नहीं होते। याद रखिएगा जो आयनिक कंपाउंड होते हैं पानी में सॉल्युबल होते हैं, और जो नॉन आयनिक होते हैं वो सॉल्युबल नहीं होते। अब मैग्नीशियम क्लोराइड आयनिक कंपाउंड है, ये सॉल्युबल होगा, लेकिन हमने तो नॉट वाला चेक करना है। पोटेशियम ब्रोमाइड आयनिक कंपाउंड है, सॉल्युबल होगा, ये भी गलत आंसर। सोडियम क्लोराइड मशहूर ज़माना साल्ट, ये भी क्या है जी, सॉल्युबल होता है, ये भी हमारे लिए। उसने कहा नॉट वाला, ये C6H6 बेंजीन पढ़ते हैं, इसे क्या पढ़ते हैं जी, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, बेंजीन है। ये वाला जो है पानी में सॉल्युबल नहीं होता। ये ऐसे ही है जैसे आप ऑयल को, सरसों के तेल को पानी में डालें, हल हो जाता है, उसके ऊपर तैरने लग जाता है। और घर में जो सालन बनाते हैं उसमें जो घी डालते हैं, शोरबे वाला जो सालन होता है, कभी वो घी जो है शोरबे में अंदर हल हुआ नहीं होता, ऊपर तैरता रहता है। ये भी इसी तरह ही है, ये जो बेंजीन है ये पानी के ऊपर तैरने लग जाता है, सॉल्युबल नहीं है, हल नहीं होता। यही पूछा गया था हमसे। 16 क्वेश्चन है जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल। ये बताएं कि इनमें से कौन सा
मॉलिक्यूल ऐसा है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, डेफिशिएंट का मतलब कमी होना, किसी चीज की कमी होना, और एटम्स में क्या हो सकती है, इलेक्ट्रॉन की कमी। वो कहता जी बताएं। अब NH3, अब ये भी बड़ा एक्सप्लेनेशन वाला क्वेश्चन है, मैं जरा इसका यहाँ ना आपको बना के दिखाता हूँ, फिर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, पता चलेगा कौन सा डेफिशिएंट है। अब हमारे पास जगह भी नहीं बची, ये वाली थोड़ा सा असदुल्ला क्लियर कर दें, इसको रेज ही कर देते हैं यहाँ इतने से। अब देखें जी ज़रा, हमारे पास है जी NH3, ये नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में होते हैं जनाब 1 2 3 4 और 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये अमोनिया था एक्चुअली, तो एक इसने हाइड्रोजन से लिया, एक और हाइड्रोजन से लिया, एक और हाइड्रोजन से लिया। अब 1 2 3 4 5 6 7 8, भाई इसके तो 8 पूरे हो गए, ये तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है, इसके पास कोई इलेक्ट्रॉनों की कमी नहीं है। 5 इसके अपने थे, 3 इसने हाइड्रोजन से ले लिए, इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, लिहाजा ये हमारे ऑप्शन जो है दुरुस्त नहीं है, ये हमारा जवाब नहीं हो सकता। अच्छा जी, अब मैं पहले सी पे जाऊंगा, नाइट्रोजन को देखते हैं जी। जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं जी? 5 होते हैं जी। चलो जी, 1 2 3 4 5। अच्छा, अब हमने चेक करना है N2 में, N2 का मतलब है एक और N आ गया, 1 2 3 4 5। अब देखें, अब ये मॉलिक्यूल 1 2 3 4 5 6 और ये 1 1 होगा, 7 और 1 8, यानी ये इसका क्या है जी, ऑक्टेट क्या है जी, इनके भी कंप्लीट हैं, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन की कोई कमी नहीं है, या है कोई इलेक्ट्रॉन की कमी? अब देखें ना, जब हम इस N की बात करेंगे, ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। जब हम इसकी बात करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी ये मॉलिक्यूल भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है, इसके भी 8 पूरे हैं। अब ये वाला भी हमारी ऑप्शन जो है वो नाइट्रोजन भी क्या होगी जी, रॉन्ग हो गई। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को देख लें जी, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं जी? 6 होते हैं जी, 1 2 3 4 5 6। उसने O2 की बात की है तो एक और ले लें, 1 2 3 4 5 6। आप देखें जी, इसके गिन के देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है। इसके देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके भी कंप्लीट है। इसका मतलब है कि ये वाला ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग है, ये वाला भी रॉन्ग था। अब BF3 पे आ जाएं, BF3 बोरान ट्राइफ्लोराइड, इसको देखें जी, ये बोरॉन जो है, बोरॉन के वैलेंस शेल में होते हैं जी 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 ये 3। ये फ्लोरीन से एक ले लेता है, ये एक फ्लोरीन से ले लेता है, एक इधर ये फ्लोरीन से ले लिया, बाकी भी इलेक्ट्रॉन इसके हैं, चलो मैं लिख ही देता हूँ। इनके वैलेंस शेल में 7 होते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब देखें, 2 ये हो गए, 1 2 3 4 5 6। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, 8 नहीं है पूरे, इसके कितने होने चाहिए थे? 8। तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है, यही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ये वाला मॉलिक्यूल क्या है जी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसलिए आपने BF3 को टिक करना है, ये दुरुस्त जवाब है। बाकी सारे जो है उनके इलेक्ट्रॉन जो है पूरे उनका ऑक्टेट कंप्लीट है मॉलिक्यूल का। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई विच पेयर हैज पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। आइडेंटिफाई करें कौन सा ऐसा पेयर है नीचे जो कि पोलर है। पोलर क्या होते हैं? जो 2 डिफरेंट एलिमेंट्स के दरमियान में बने। और नॉन पोलर क्या होते हैं? जो सिमिलर में बने, जैसे HH में ये नॉन पोलर है, Cl नॉन पोलर है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन में नॉन पोलर है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन में जो सिमिलर एटम्स के दरमियान में बने वो नॉन पोलर, जो डिफरेंट में बने वो पोलर। जैसे वाटर जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बनता है तो वो क्या होगा? पोलर। अब इनमें से कहते हैं कौन सा जोड़ा है? अब देखिए ये ऑक्सीजन है, ये क्लोरीन, ये तो ये भी सिमिलर है, ये भी, तो ये पोलर होंगे। उसने पोलर पूछे हैं, ये तो दोनों नॉन पोलर हैं, लिहाजा ये रॉन्ग आंसर है जी। अच्छा जी, H2O ये पोलर है, लेकिन ऑक्सीजन क्या है, ये नाइट्रोजन क्या है, नॉन पोलर है, ये भी कट। अब यहां पे देखें, ये वाटर है, यहां जब हम इसका बॉन्ड लिखते हैं ये इथाइन का, तो कार्बन कार्बन में ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड आता है, तो ये 2 सिमिलर में बन जाता है, लिहाजा वो पोलर है। ये क्या है? वो नॉन पोलर हो गया, ये क्या हो गया? पोलर। ये भी नहीं है। अब ये वाला है, देखें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन डिफरेंट में बना, हाइड्रोजन और क्लोरीन में डिफरेंट में बना, ये पोलर है, दोनों पेयर क्या है जी? पोलर है। तो इसका सही जवाब क्या है जी? डी वाला, H2O एंड HCl। लास्ट वन है जी,
18वां, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वीकेस्ट फोर्स अमंग द एटम। एटम के दरमियान में सबसे कमजोर तरीन ताकत कौन सी होती है? देखिए जो इंटर अटामिक फोर्स होती है वो स्ट्रांग होती है, जो दो एटम्स के दरमियान में होती है, यानी जिसको हम बॉन्ड कहते हैं, वो ज्यादा स्ट्रांग होती है। एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल के दरमियान में जो फोर्स होती है वो वीक होती है, जैसे इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज होती हैं। अब उसने कहा जी क्या आयनिक फोर्स? नो, ये तो बड़ी स्ट्रांग होती है। मेटालिक फोर्स, ये तो बहुत स्ट्रांग है, आपने देखा है मेटल के एटम किस तरह आपस में जुड़े होते हैं, ये सोना लोहा चांदी में। कोवलेंट फोर्स, ये भी बड़े मजबूत होते हैं, देखें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम पानी की शक्ल में कैसे एक दूसरे जुड़े हुए हैं, जुदा होते हैं? नहीं होते, वो भी बड़े मजबूत हैं। तो कौन सी फोर्सेज हैं जी? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज। सबसे जो चार फोर्सेज दी गई हैं, इन सबसे जो वीक फोर्स है वो कौन सी है जी? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज है। तो ये जी 17 के 18 आपके MCQs थे, बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप इस तरह कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हुए इनको करेंगे तो आपको बड़ी आसानी नजर आएगी इनमें। तुक्का कभी ना लगाएं, MCQs का तुक्का ना लगाएं, उसको लॉजिकली सोचा करें। एग्जाम में भी आपको जब आंसर शीट दी जाएगी, एग्जाम में जब आप जाएंगे आपको MCQ शीट जाते ही मिल जाती है, साथ भी वो आंसर शीट भी दे देते हैं। बच्चों का सवाल होता है कि सर जी ये जो आप तो साथ की रफ कर लेते हैं, हम कैसे करेंगे? भाई आपको जो आंसर शीट वहाँ दी गई है, आप उसका लास्ट वाला पेज उसको डिक्लेयर कर दें रफ, उसके ऊपर आप इस तरह की सारी कैलकुलेशन कर सकते हैं, आप बॉन्ड बना सकते हैं। जो सॉल्व करने वाले MCQs हैं उन्हें सॉल्व करके टिक किया करें। अगर आप किसी कंपटीशन के या एडमिशन के एग्जाम में भी जाएंगे, वहां भी आपको MCQs एग्जाम में एक पेज दिया जाता है रफ के लिए, आप उसके ऊपर रफ कर सकते हैं। तो ये इनको आपने कैलकुलेट करके इसको उसके कॉन्सेप्ट बेस उसको टिक करना है, ये नहीं कि जी पहले का A था जी, दूसरे का B था, तीसरे का C था, ऐसा नहीं करना। थैंक यू, जज़ाकुमुल्लाह खैर वासन फिल जज़ा। हाँ जी हसन, आपका कोई सवाल? सर मैंने पूछना कि 10वें MCQs में जो है कि वो वाटर डेंसर कैसे आइस से, इसकी डेंसिटी नहीं ज़्यादा। हाँ जी, ये देखें, जो वाटर है इसकी डेंसिटी होती है 1.00 समथिंग, जो ये आइस है इसकी होती है 0.917। अब 1 पॉइंट यानी 1 रुपया ज़्यादा है या 0.9 ज़्यादा है? 1 रुपया, यानी 1.00 वाली चीज़ भारी है, ये 0.917, यानी इसमें 0.9 की कमी है। ये हल्की है, ये भारी है, तो कौन सी चीज़ नीचे जाएगी? भारी। वाटर नीचे चला गया। आइस क्या है? हल्की है, वो ऊपर आ जाएगी। और हल्की क्यों है? इसकी अलग रीज़न है कि ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जी और किसी का सवाल? बड़ा अच्छा सवाल किया आपने जी। अदील, आप अदील का क्वेश्चन भी ले लें। कौन से वाले में? MCQ नंबर 2 में, ठीक है। हाँ, हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि अगर किसी के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है तो वो लूज करने की कोशिश करेगा, और अगर किसी के पास 5 इलेक्ट्रॉन है तो वो गेन करने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो ज़्यादा स्टेबल है। 5 वाला जो है उसको 3 आसानी से मिल जाएंगे। अच्छा, जो जिसके पास 3 है उसको कोई 5 नहीं देगा, वो अपने 3 तक लूज करने में तरजीह देता है। तो लिहाजा जिसके पास ऑलरेडी कितने हैं? 6 हैं, तो 6 वाला हमेशा गेन करने की कोशिश करता है। भाई देखो ना, उसके अपने पास 6 मौजूद हैं, 2 और लेने पड़ेंगे, अपने 6 कौन देता है? नहीं देगा। जी मिस्टर तैमूर। सर अगर किसी के पास वहीं 4 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में, हाँ जी, पहली स्टेबिलिटी हम देखते हैं कि जी फुल पे यानी ऑक्टेट रूल पे। उसके बाद दूसरी जो स्टेबिलिटी होती है वो हाफ पे होती है, हाफ फिल्ड 4 वाला स्टेबल है बट लेस देन द ऑक्टेट, तो उस पर भी स्टेबिलिटी आ जाती है। लेकिन कार्बन खुद भी बड़े आपको अपने आप को बड़ा तनहा महसूस करता है, ये भी बॉन्डिंग करता है। कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसको कोई ना मिले तो हाइड्रोजन ही मिल जाता है, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेते हैं। ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, ये सारे कार्बन की वजह से बनते हैं, तो वो भी अपने आप को जो है स्टेबलाइज करते हैं। असल जो स्टेबिलिटी है वो 8 पे ही है। जी एनी मोर क्वेश्चन? इट्स ओके जी, थैंक यू, जज़ाकुमुल्लाह खैर व हसन फिल जज़ा।